ससुराल वालों से प्रताड़ित होकर 20 जनवरी 2025 को अपने घर में सुसाइड कमिट कर लिया। तब कहा गया कि अभी केसेस और बाकी हैं, अभी तेरे भाई के ऊपर मैं रेप केस लगाऊंगी। जो झूठी एफआईआर सिर्फ एक दिन में दर्ज हो गई महिला के कहने पे, एक 14 पेज का सुसाइड नोट होने के बावजूद नितिन का एफआईआर को दर्ज होने में 9 दिन लग गए। एफआईआर एक दिन में दर्ज हो गई महिला के कहने पर, लेकिन सुसाइड नोट होने के बावजूद पुरुष की तरफ से एफआईआर दर्ज होने में 9 दिन लगे। ये आरोप है इंदौर के सूरज पडियार के, जो अपने भाई के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। सूरज का कहना है कि उनके भाई ने अपनी पत्नी से प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर ली। भाई को इंसाफ दिलाने वाले सूरज की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। उन्होंने बंसल न्यूज डिजिटल को अपनी आप बीती सुनाई। अपने ससुराल वालों से प्रताड़ित होकर 20 जनवरी 2025 को अपने घर में सुसाइड कमिट कर लिया। इन दोनों ने भाग के बिना किसी की मर्जी की शादी की थी। लड़की की मदर से बात शुरू हुई, तब उसने ये नया एजेंडा शुरू कर दिया कि मुझे अलग मकान लेके दो, मैं इस परिवार के साथ नहीं रहना चाहती। जब नितिन ने उसको खुश करने के लिए 4-6 महीना अलग भी रहा, पर वहाँ भी उसने लड़ना झगड़ना बंद नहीं किया, क्योंकि उसको उसके नाम से एक मकान चाहिए था। नितिन से उसकी डिमांड बढ़ती जा रही थी। नितिन लगातार पैसे भी भेज रहा था। जब उसने पैसे भेजना बंद कर दिए तो 2024 जनवरी में उसके ऊपर केसेस दर्ज कराएगा 1 साल बाद, मेंटेनेंस का, तलाक का और घरेलू हिंसा का। उनकी डिमांड थी 20 लाख रुपए की। धमकाया गया कि अभी केसेस और बाकी हैं, अभी तेरे भाई के ऊपर मैं रेप केस लगाऊंगी, तेरे ऊपर और केसेस लगाऊंगी, तेरी माँ को जेल भेजूंगी, तेरे को जेल भेजूंगी। जो झूठी एफआईआर सिर्फ एक दिन में दर्ज हो गई महिला के कहने पे, एक 14 पेज का सुसाइड नोट होने के बावजूद नितिन का एफआईआर को दर्ज होने में 9 दिन लग गए। ये है हमारे समाज की महिला और पुरुष की बराबरी। यहाँ आप कह सकते हैं कि हाँ, हम बराबर हैं। जिस तरह से ये झूठे आरोप प्रत्यारोप जिस तरह से कर दिए जाते हैं, और पैसों के लालच में महिलाएं ये जो धंधा बनाया हुआ है 498 को व्यापार बना यूज़ कर रहे हैं, इसको बदलना चाहिए। नितिन ही नहीं, उनकी ही तरह कई और भी ऐसी कहानियां हैं जो न्याय की गुहार लगा रही हैं। वर्तमान में एक तो या तो मुकदमे इतने ज़्यादा हैं कि नंबर ही नहीं आता, और नंबर आता है तो उसमें कुछ काम होता है, फिर वही कई सालों तक हुआ है। मैं 2021 से मेरा 482 का केस भी लगा हुआ है, अभी तक पेंडिंग है। और इसी तरीके से अभी मेरा जो मेंटेनेंस बाकी जो भी जितने भी केसेस हैं, सारे केसेस मुझे उसके लिए बार बार अलीगढ़ उत्तर प्रदेश जाना पड़ता है। मेरी एक बेटी है 7 महीने की, जब वो थी तब से वो मेरे से दूर कर दिया उन्होंने, और आज तक उनके कोई संपर्क नहीं कराती। से मैं रिटायरमेंट होके आया, ये अपने घर बार बार चली जाती है ना, उसको मना के लेके आता कि भाई अब मैं रिटायरमेंट से होके आ गया हूँ तो तुम मेरे साथ रहो, मेरे घर वालों के साथ रहो। पर वो है ना, मतलब टाइम टू टाइम चली जाती थी बार बार, क्योंकि उसको मनाने के लिए फिर मेरे को जाना पड़ेगा। फिर 2020 में फिर वो परमानेंट चली गई। उसने मेरे ऊपर घरेलू हिंसा का लगा दिया केस, और 125 मेंटेनेंस का लगा दिया। जो भी हमारा जो भी है, घर हुआ, जायदाद हुई, जो भी चीज़ है आप लोग के नाम है, वो हमारे नाम होना चाहिए। यही नहीं, भोपाल के निर्मल पर उनकी पत्नी ने 11 केस लगाए हैं। तो मेरे ऊपर तो 11 केसेस लगाए गए हैं मेरी पत्नी द्वारा, जिसमें कि 498 डोमेस्टिक वायलेंस, 2 मेंटेनेंस एक बच्चे की तरफ से, खुद की तरफ से, उसके बाद उसके 2 वसूली के केसेस, प्लस डिवोर्स एंड 2 झूठे और फर्जी केसेस की जान से मारने की धमकी, गाली गलौज, ऐसे करके मुझे 11 झूठे केसेस में मुझे उलझाया गया है। देश में पुरुषों के खिलाफ घरेलू हिंसा, प्रताड़ना और झूठे मामले लगाने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिसके कारण कई पुरुष आत्महत्या जैसा कदम उठाने को मजबूर हो रहे हैं। इस समस्या को वॉच लीग संगठन ने वैवाहिक आतंकवाद का नाम दिया है। संगठन ने वैवाहिक ब्लैकमेलिंग को लेकर नए कानून बनाने की मांग की है। वैवाहिक आतंकवाद है जो भारत के कानूनों का गलत इस्तेमाल करके महिलाएं पुरुषों के खिलाफ फर्जी मामले दर्ज कर रही हैं। उससे कई लड़कों ने, कई पुरुषों ने आत्महत्या तक कर ली है। वो एक आतंकवाद वो आतंकवाद उसको इसलिए बोल रहे हैं कि इन कानूनों को यूज़ करके महिलाएं पुरुषों को, पीड़ितों को बिल्कुल पंगु कर देती हैं, अक्षम बना देती हैं। इस तरह के कानून बनाए जाएं, जैसे वैवाहिक ब्लैकमेल। एक तो ब्लैकमेल की धारा लगती है, मगर वैवाहिक ब्लैकमेल की धारा अलग से बने।